ओम का नियम, ओम्स लॉ, यानी कि ओम के नियम को हम समझेंगे। चैप्टर है हमारा विद्युत धारा एवं परिपथ। विद्युत धारा का चैप्टर में हम ओम के नियम को समझेंगे। अब ओम का नियम क्या है? तो जर्मन का एक भौतिक वैज्ञानिक था जॉर्ज साइमन ओम, 1827 ने ये संबंध खोजा था जिसे हम ओम का नियम कहते हैं, और ये वी और आई के मध्य में संबंध को दर्शाता है। अब वी क्या है? विभवांतर, और आई क्या है? धारा। अर्थात विभवांतर और धारा के मध्य में जो भी संबंध होता है उस संबंध को दर्शाता है। ठीक है। इस नियम के अनुसार एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच में विभवांतर V उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। तो विद्युत धारा I है उसके समानुपाती होता है, बशर्ते तार का ताप समान हो या नियत ताप दाब पर, नियत ताप पर यानी ताप में कोई बदलाव नहीं हो, तो उत्पन्न विभवांतर दो सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर उसमें धारा के समानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा। ये नियम कहता है ओम का नियम। ठीक है। तो इसको समानुपाती चिन्ह से दर्शा रखा है। तो ये देखो यहाँ पर V समानुपाती I, ये जो चिन्ह है ये समानुपाती का है ना। अर्थात इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? पक्षांतर करते हैं कि V समानुपाती I। अब I को नीचे लेके आएंगे तो V बटा I हो जाएगा, और वहाँ पर कुछ बचेगा नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे कि नियतांक होता है जिसको हम रेजिस्टेंस यानी कि R से व्यक्त करते हैं। या फिर इन दोनों के बीच में यदि बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगाने से पहले एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे R। और ये R जो नियतांक है इसी को यहाँ एक नियतांक है R जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। यही प्रतिरोध R प्रतिरोध कहलाता है यार, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ओम का नियम लिखिए। ये पूरा का पूरा आपको याद करना है। ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच में विभवांतर V उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, बशर्ते तार का ताप समान रहे, अर्थात V समानुपाती I। V बराबर I करेंगे तो V बराबर IR हो जाएगा, V बराबर IR। और जहाँ R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध रेजिस्टेंस R के बारे में हम और जानेंगे। अब देखिए, प्रतिरोध ये किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है। यानी प्रतिरोध यानी कि धारा का विरोध कर रहा है। प्रतिरोध का मतलब उसमें धारा में जो रुकावट है उसका मापन करता है प्रतिरोध। ऐसा ही मात्रक इसका ओम होता है। तो प्रतिरोध रेजिस्टेंस का मात्रक जो होता है वो ओम होता है, अर्थात प्रतिरोध को मापने के लिए हम ओम का प्रयोग करेंगे, और ग्रीक शब्द इसे ओम से निरूपित करते हैं। इसलिए तो इसको ओम का नियम कहते हैं, क्योंकि ये प्रतिरोध को प्रदर्शित कर रहा है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसे सूत्र देखो, यहाँ पर हमारे पास आया था V बराबर IR। अब यहाँ से यदि R का मान निकालेंगे तो I का पक्षांतर करेंगे तो V बटा I बराबर R, तो R बराबर हो जाएगा V बटा I। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर R बराबर V बटा I हो जाएगा। ओम, अब एक ओम की परिभाषा देखते हैं। ठीक है। ओम की परिभाषा हमने देख ली। अब एक ओम की परिभाषा देखते हैं। एक ओम की परिभाषा लिखिए, ये भी आता है ना। और ओम का नियम लिखिए, ये भी आता है। एक ओम की परिभाषा, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच में विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर होता है, तब उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। तो 1 ओम प्रतिरोध के लिए 1 एम्पीयर धारा 1 वोल्टेज विभवांतर में उत्पन्न धारा 1 एम्पीयर हो, यानी कि दो बिंदुओं के बीच के में विभवांतर 1 वोल्ट और उसमें धारा 1 एम्पीयर प्रवाहित हो, तो उसका मान 1 ओम के बराबर होता है। ठीक है। तो धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो सूत्र था R बराबर V बटा I। तो धारा प्रतिरोध की हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध बढ़ेगा धारा कम होगी, धारा बढ़ेगी प्रतिरोध कम होगा। धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात I बराबर V बटा R। ये ध्यान रखना, ये सूत्र इम्पोर्टेंट है। अगर प्रतिरोध दुगना होगा तो धारा आधी रह जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
ज़्यादा प्रतिरोध और कम धारा, ज़्यादा प्रतिरोध होगा, धारा क्या हो जाएगी, कम। अब ओम के नियम का यहाँ पर सत्यापन कर रखा है। सत्यापन का मतलब प्रैक्टिकल तौर पे इस नियम को प्रदर्शित कर रखा है। तो इसका सत्यापन करने के लिए हमने क्या किया कि एक तार लिया जिसके दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर उत्पन्न किया, विभवांतर को बदला तो धारा को भी बदला और उसका एक ग्राफ खींचा। ठीक है, जब हम विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। सरल रेखा का मतलब यदि विद्युत एम्पियर 2 एम्पियर की धारा पे 2 वोल्टेज है, यहाँ पर धारा का मान बढ़ा दिया 4 और वोल्टेज का मान भी 4 हो गया। इस प्रकार से यदि धारा बढ़ाएंगे तो विभवांतर बढ़ता जाएगा और एक दोनों के बीच में एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, यानी यहाँ O से गुजरती प्रतीत होती है, यानी कि O से ही गुजरती है। ठीक है, देखो दिख रहा है आपको, O से गुजरती हुई यहाँ से गुजर रही है। इधर विद्युत धारा का मान है, इधर विभवांतर, दोनों के मान के बीच में एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यह सरल रेखीय ग्राफ दर्शाता है कि जैसे जैसे धारा बढ़ती है वैसे वैसे विभवांतर भी रेखिक रूप से बढ़ता है। यानी धारा बढ़ेगी, देखो धारा यहाँ आ गई तो विभवांतर भी यहाँ आ गया, धारा यहाँ है तो विभवांतर भी बढ़ गया, दोनों चीज़ें बढ़ती है। यानी धारा बढ़ने पर विभवांतर बढ़ता है। यानी कि V/I का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है जो प्रतिरोध R के बराबर होता है। यानी दोनों का अनुपात निकालेंगे तो स्थिर रहेगा, वो किसके बराबर रहेगा, R के बराबर होता है। ग्राफ का ढलान स्लोप यानी प्रतिरोध R को देता है। इसका ढलान किसको देता है, प्रतिरोध R को देता है। अब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, ये किस किस से प्रभावित होता है, ये यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहली चीज, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। भाई चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा, तो पहली है चालक की लंबाई। जितनी लंबाई बढ़ा देंगे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल बढ़ा देंगे प्रतिरोध कम हो जाएगा, है ना, ध्यान रखना है। उसके पदार्थ की प्रकृति, भाई सोने का प्रतिरोध कम होगा, चांदी का भी कम होगा, लोहे का ज़्यादा हो जाएगा, तांबे का कम होगा। तो पदार्थ की जैसी प्रकृति रहेगी उसका प्रतिरोध भी वैसा ही रहेगा। इसलिए अधिकतर घरों में जब लाइट फिटिंग की जाती है उसमें तांबे के तारों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उनका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता। जबकि लोहे का प्रतिरोध तांबे से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो धारा में दिक्कत आएगी। धारा को सुगम तरीके से बहने के लिए हम तांबे की तारा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से तार की प्रकृति पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। अब जितनी लंबी दूरी पर ले जाएंगे, इसलिए अलग अलग जगह ज़्यादा लंबे तार न लगा के बीच में ट्रांसमीटर लगा दिए जाते हैं, और ताकि धारा को लंबा टूर न करना पड़े, तार की लंबाई ज़्यादा ना। अनुप्रस्थ काट, जितना मोटा तार रहेगा प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है, तो तार की लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A पर और पदार्थ की प्रकृति पर, इन तीनों चीज़ों पर प्रतिरोध निर्भर करता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, लंबा तार ले लिया जिसकी लंबाई L है, और तो उसमें जितनी लंबी हो जाएगी तो प्रतिरोध R बढ़ जाएगा। मोटा तार लेंगे तो यहाँ पर मोटाई ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है, देख रखा है। और एक पदार्थ की प्रकृति पर संबंध है, रिलेशनशिप। प्रतिरोध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, और प्रतिरोध क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध कम हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो ये प्रतिरोध हमेशा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब प्रतिरोधकता क्या हो चीज़ होती है, देखो प्रतिरोध हमने समझ लिया, प्रतिरोध की निर्भरता हमने समझ ली, प्रतिरोध किन चीज़ कारकों पर निर्भर करता है। अब प्रतिरोधकता हम समझेंगे। हमने देखा था कि R समानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती A, यानी कि लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती मिलता है। तो इन दोनों के यदि एक साथ लिख दें तो लिखेंगे R समानुपाती L/A। ठीक है, और यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाना चाहे तो एक नियतांक लग जाएगा जिसको हम रो बोलते हैं। तो R = रो L/A। तो रो एक अनुपातिकता स्थिरांक है, यानी कि अनुपातिक स्थिरांक, इसे चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका SI मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का मात्रक सिर्फ ओम होता है, लेकिन
प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, क्योंकि इसमें क्या आ गई, लंबाई भी आती है। ठीक है, लंबाई भी आती है, तो इसमें इसका मात्रक ओम प्रति मीटर ओम मीटर हो गया। प्रतिरोध आर और प्रतिरोधकता रो अलग अलग है, कन्फ्यूज मत होना, दोनों को एक मत समझ लेना, प्रतिरोध अलग है, प्रतिरोधकता अलग है। ठीक है, तो इसमें प्रतिरोध का मतलब रेजिस्टेंस होता है और प्रतिरोधकता का मतलब रेसिस्टिविटी है ना, इसको रो से व्यक्त करते हैं, यानी कि रो इसका मात्रक है, नियतांक है यहाँ पर रो। और रो क्या कहलाता है, रो एक अनुपातिक स्थिरांक है, इसे चालक की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। अब चालक, मिश्र धातु और विद्युत रोध, ये क्या क्या चीज़ होती है। चालक तो क्या होता है, अब कंडक्टर यानी कि चालक, जैसे चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। मैंने बताया था चांदी की, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, 10⁻⁻8 ओम मीटर। इसलिए ये बिजली के अच्छे चालक हैं, इसलिए अधिकतर घरों में इनका ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन चांदी का नहीं, चांदी तो अलग मतलब यंत्रों में प्रयोग होती है, लेकिन अलग उपकरणों में। लेकिन कॉपर, एल्यूमिनियम का सामान्य उपकरणों में हमारे घरों में इसलिए इनका प्रयोग ज़्यादा होता है क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है और इसलिए विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। तो प्रतिरोधकता उसकी चालकता को निर्धारित करती है, जितनी प्रतिरोधकता कम होगी वो अच्छा चालक होगा। ठीक है, अब इसके बाद मिश्र धातु में क्या होती है, अलॉयज जैसे नाइक्रोम, मैग्नीज, इनकी प्रतिरोधकता अपनी अवयवी धातुओं से अधिक होती है। ये उच्च ताप पर आसानी से जलती नहीं है, यानी कि इनकी प्रतिरोधकता अधिक होती, उच्च होती है, तो ये आसानी से जलती ही नहीं है। तो इनका उपयोग विद्युत इस्त्री बनाने में किया जाता है, टोस्टर बनाने में किया जाता है, तापन युक्तियों में किया जाता है, विद्युत हीटर बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम के तार का, मैग्नीज के तार का उपयोग, लेकिन इनकी विद्युत प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनका प्रयोग तप्त तंतुओं के रूप में किया जाता है। अब प्रतिरोधी क्या होते हैं, जैसे कांच, रबड़, कागज। तो यहाँ पर प्रतिरोधकता है ना, ठीक है, तो प्रतिरोधकता अलग चीज़ है, इंसुलेटर अलग चीज़, प्रतिरोधी अलग चीज़ है, इंसुलेटर्स। जैसे कांच, रबड़, कागज, कांच, रबड़ और कागज, इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर। ये धारा के प्रवाह को रोकते हैं, इसलिए इनको प्रतिरोधी कहते हैं। धारा को प्रवाह को बिल्कुल ही रोक देते हैं। यहाँ की धारा का प्रवाह होता है लेकिन ये तप्त हो जाते हैं, लेकिन और बहुत मुश्किल से तप्त होते हैं, लेकिन ये तो धारा के प्रवाह को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, इसलिए इनको प्रतिरोधी कहा जाता है। इनकी प्रतिरोधकता बहुत उच्च होती है, 10⁻12 10⁻17, और इनकी कितनी होती है, इनकी बहुत कम, माइनस की कोटि की होती है। ठीक है, तो रिवीजन में हमें क्या करना है, पॉइंट ध्यान रखना है, अलाउज हैव हाई रेजिस्टिविटी, गुड फॉर हीटिंग एलिमेंट्स। खैर छोड़ो ये तो इंग्लिश का, तो लेकिन ये ध्यान रखना है, तीनों चीज़ों के यहाँ पर समझ में आ गया। विद्युत प्रतिरोधकता का संयोजन कैसे होता है। ठीक है, अब प्रतिरोधकता तो हमने समझ ली। प्रतिरोधकता को जोड़ने के लिए मुख्यतः दो तरीके होते हैं, एक तो श्रेणी क्रम में भी जोड़ा जाता है, उसको पार्श्व क्रम में भी जोड़ा जाता है। देखो ये तो श्रेणी क्रम है ना, ये प्रतिरोधकता को हम दर्शा दिया, ये प्रतिरोधकता को। अब प्रतिरोधकता का संयोजन, प्रतिरोधकों का परिपथ में दो तरह से संयोजन किया जाता है। देखो ये तो हो गया श्रेणी क्रम, एक के क्रम के बाद में एक के बाद में एक, और ये हो गया समांतर क्रम, यानी कि सभी के पहले सिरों को एक जगह, दूसरे सिरों को दूसरी जगह। इस प्रकार का जो संयोजन है वो समांतर संयोजन, और इसमें एक सिरे के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में अगला सिरा, अगले सिरे को अगले सिरे से जोड़कर, तो ये सिरा श्रेणी क्रम का है। ठीक है, तो ये तो है श्रेणी क्रम संयोजन, और यह है पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में रजिस्टेंसों को एक सीरीज वाइज से लगाया जाता है, और इनको एमीटर से एक बैटरी और सेल से कनेक्ट कर दिया जाता है, और वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है। इसमें सभी ही प्रतिरोधकों को, यानी कि रजिस्टेंसों को, या फिर जिसको हम कहते हैं क्या बताया था, प्रतिरोधकों को, रेजिस्टेंसों को क्या करते हैं,
सभी रजिस्टेंसों के एक सिरे एक तरफ, दूसरे सिरे दूसरी तरफ चालक तार से जोड़कर बैटरी से संयोजित कर दिया जाता है। वोल्टमीटर लगाया जाता है और एमीटर लगाया जाता है। इस प्रकार का संयोजन पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। तो डायग्राम एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, इनको अच्छे तरीके से 1-2 बार बना के रट लेना या फिर प्रश्नों में इनको बनाना। अब है श्रेणी क्रम संयोजन। देखो 2 संयोजन बता दिए, पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा पार्श्व क्रम संयोजन। अब इसमें 1 नंबर का जो श्रेणी क्रम संयोजन है वो हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में यहाँ पर देखते हैं। अब इनके मुख्य बिंदु, सभी प्रतिरोधक एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जुड़े होते हैं, है ना। मैंने बताया था एक सिरे से दूसरा, दूसरे से फिर तीसरा, एक सिरे के बाद में दूसरा सिरा मिल जाता है, दूसरा तीसरे से मिल जाता है। परिपथ के हर भाग में विद्युत धारा I समान रहती है, विद्युत धारा का मान समान रहेगा, जबकि विभवांतर क्या हो जाता है, विभवांतर अलग अलग हो जाता है। कुल विभवांतर भी अलग अलग प्रतिरोधकों के विभवांतर के योग के बराबर होता है, ठीक है। अब डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर ये श्रेणी क्रम है, इसमें विद्युत धारा का मान समान रहेगा, I सब में बराबर जाएगी, लेकिन जो विभवांतर है वो क्या हो जाएगा, इसमें विभवांतर भी अलग हो जाएगा, इसमें विभवांतर V2 हो जाएगा, इसमें विभवांतर V3 हो जाएगा। तो विभवांतर इसमें अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। विभवांतर अलग अलग प्रतिरोधकों के विभवांतर के योग के बराबर होता है। तो कुल विभवांतर सभी में अलग अलग योग के बराबर होगा। तो पहले में V1, दूसरे में V2, तीसरे में V3, तो टोटल विभवांतर V1 + V2 + V3 के बराबर होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है, ट्रिक, धारा I सेम और विभवांतर भी बांटता है, ठीक है। अब तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, ओम के नियम से हमें पता है तुल्य प्रतिरोध V = V1 + V2 + V3 होगा, और ओम का नियम लगाने पर V = IR होता है। अब यहाँ पर V का मान रखेंगे, तो V का मान V = IR लिखेंगे, तो यहाँ पर V = IR लिख दिया। अब यहाँ पर V1 की जगह IR1 लिखेंगे, V2 की जगह IR2 लिखेंगे और V3 की जगह IR3 लिखेंगे, क्योंकि रजिस्टेंस अलग है, धारा समान, तो धारा तो I रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद में जो अगली लाइन है उसको हम देखेंगे, यहाँ पर इस लाइन, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, I को हमने क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ पर बचेगा R1, R2 और R3, ठीक है। R1 बच गया, R2 और R3 बच गया, I को हमने कॉमन ले लिया। अब I को कॉमन लेने के बाद में I से I कैंसिल हो जाएगी, I से I कैंसिल हो जाएगी, तो RS = R1 + R2 + R3। तो तुल्य प्रतिरोध है वो तीनों रजिस्टेंसों के योग के बराबर आएगा। ये श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकल गया भाई। तो संयोजन का कुल प्रतिरोध किसी भी अकेले प्रतिरोधक से अधिक होता है, ठीक है। यानी तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि संयोजित तो जुड़ जाता है, तो तुल्य प्रतिरोध अधिक होता है। संयोजन का कुल प्रतिरोध किसी भी अकेले प्रतिरोध से तो अधिक ही होता है। अब पार्श्व क्रम संयोजन इसका बाद में पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने श्रेणी क्रम संयोजन जाना है, ओम का नियम जाना है, ठीक है। फिर से देखेंगे कहाँ से हमने पढ़ा है, विभवांतर की परिभाषा हमने पहले समझ ली थी। अब यहाँ पर हमने ओम का नियम समझा है, फिर हमने समझा है प्रतिरोध क्या होता है, ओम के नियम का सत्यापन हमने समझा है, प्रतिरोध को परिभाषित करने वाले कारक, यानी किस पर प्रभावित करने वाले कारक किस पर निर्भर करता है प्रतिरोध, फिर हमने प्रतिरोधकता देखी है, और फिर हमने चालक क्या होते हैं, मिश्र धातु में क्या होती है और इनका उपयोग, और प्रतिरोधी क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, ठीक है। प्रतिरोधकों का संयोजन किस प्रकार से करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन। तो हमने यहाँ पर श्रेणी क्रम पार्श्व क्रम संयोजन की डायग्राम देखे, किस प्रकार संयोजित कर रखे, फिर श्रेणी क्रम संयोजन का हमने सूत्र को व्युत्पन्न करना भी सीखा है, ठीक है। इसके बाद में हम पार्श्व क्रम संयोजन को सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।